दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान का निर्माण संबंधी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने नोट्स जो बनाया है एम लक्ष्मीकांत से बनाया है, इसीलिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको खुद भी पता है ये एम लक्ष्मीकांत से एक भी क्वेश्चन आपके पॉलिटी के बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप डेली रेगुलर वीडियो आएगी और मैं पूरी किताब ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अपने हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ें उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए संविधान सभा क्या थी। तो संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया था संविधान सभा। तो 1938 का वो समय था जब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाए वो सदस्य का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है लोग डायरेक्ट वोट डालें और जो वोट द्वारा लोगों द्वारा जो चुना जाए उसको संविधान सभा में डाला जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाया। तो आइए डिटेल में जानते हैं सबसे पहले क्या क्या हुआ था, क्या क्या परिदृश्य बना था, कैसे ये सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा रही थी। तो पहली बार देखिए, अगर बात करें संविधान सभा का नाम या फिर संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय थे। 1934 में इनके मन में विचार आया कि हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। और एम.एन. रॉय जो थे एक वामपंथी नेता थे। अब अगर देखा जाए तो लेकिन संविधान सभा का आधिकारिक गठन की मांग जो है वो 1935 में की गई। 1934 में तो उनके मन में विचार आया और उन्होंने बताया होगा लोगों को, लेकिन आधिकारिक गठन अगर बात करा जाए तो 1935 में हुआ। अब देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम संविधान सभा का निर्माण तो होगा और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अभी इनकी बात बदलने वाली है। अब यहाँ पे जो है मांग को ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से, देखिए अब इन्होंने जो मांग निर्माण का मांग जवाहरलाल नेहरू ने रखा उसको ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया, उसी को कहा गया अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त में इनकी मांगों को स्वीकार किया गया था और इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अब 1942 में कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। अब क्यों भेजा था? क्योंकि संविधान निर्माण के प्रस्ताव के लिए भेजा था कि संविधान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और जो कैबिनेट मिशन में आए थे वो क्रिप्स आए थे प्लस एक और सदस्य आए थे, पर इसका इन सदस्य का स्पष्ट रूप से किताब में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। अब अगला देखिए कैबिनेट मिशन की मांग को जो है मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरह से पाकिस्तान के मांग को लेकर दृढ़ संकल्प ले चुकी थी और उनका ये था कि हम पाकिस्तान को, भारत से पाकिस्तान को अलग करेंगे, इसीलिए इन्होंने हर एक वो चीज़ अस्वीकार कर दिया जो भारत के लिए बनाई जाती थी। तो उसी तरीके से कैबिनेट मंत्रियों का जो वो था, कैबिनेट मंत्री जो आए थे उनके प्रस्ताव को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब अगर संविधान सभा के गठन की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसका गठन हुआ, तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई 389। अब 389 ही क्यों निर्धारित की गई? क्योंकि देखिए एक सीट पर 10 लाख लोगों के अनुसार टोटल जो जनसंख्या थी उसके आधार पर 389 ही सीटें पूरे भारत के लिए बन रही थी। अब 389 में से भी दो कैटेगरी की मतलब सीटें थीं। पहली सीटें वो थी जो ब्रिटिश भारत से संबंधित थी, दूसरी सीटें वो थी जो देसी रियासतों से संबंधित थे। देसी रियासतों से 93 और ब्रिटिश भारत से 296 सीटें थीं। अब अगर हम लोग ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत का मतलब वो जगह जहाँ पे ब्रिटिश का कब्जा भारत पे था उनको ब्रिटिश भारत कहा जाता था। देसी रियासतें तो कब्जा तो आखिर में ब्रिटिश का ही था, लेकिन यहाँ पे देसी रियासतें देसी रियासतों का ही वहाँ पे शासन चल रहा था, तो वो उनको अलग कर दिया गया था, उनको 93 सीटें दे दी गई थी। अब जो 296 सीटें हैं, 296 सीटें में देखिए 11 गवर्नरों के प्रांतों से चयन हुआ था और 4 का मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चयन हुआ था। तो ये भी याद रखना है, अभी आपको इस चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा नीचे। तो देखिए ब्रिटिश प्रांत की सीटों का निर्धारण जो है वो मुस्लिम, सिख और सामान्य लोगों के आधार पर ही किया गया, मतलब इनके अनुपात के आधार पर किया गया कि जितने मुस्लिमों की संख्या उतनी उनको सीटें दी जाए, जितनी सिखों की संख्या, जितनी सामान्य की संख्या उतने अनुपात में सीटें दे दी जाए।
अब देसी रियासतों की अगर बात करें तो उनके प्रतिनिधियों का चयन रियासत प्रमुख करने वाले थे, रियासत प्रमुख करने वाले थे। अब प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा हुआ। देखिए, ऊपर तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बोला कि हम लोग वयस्क मताधिकार पे चुनाव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में जो चुनाव हुआ वो एकल संक्रमणीय मत के समानुपाती प्रतिनिधित्व द्वारा हुआ। कहने का मतलब है, देखिए, प्रांतीय असेंबली में जो सदस्य चुन के गए थे वो लोग वोट डालेंगे। प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य हैं वो लोग वोट डालेंगे एक व्यक्ति को, और अगर ये व्यक्ति जीतता है तो इसको डाला जाएगा संविधान सभा में। कुछ ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष तरीके से जनता तो चुन नहीं रही है। जनता ने जिस प्रांतीय असेंबली में चुन के जिनको भेजा है वो लोग वोट डाल रहे हैं, उसके बाद फिर चुनी जा रही है। तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक अप्रत्यक्ष तरीके से वोटिंग पड़ी थी। देखिए, सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। देखिए, सीमित इसलिए क्योंकि देखिए कुछ सीमित लोगों ने ही डाला था वोट। अब चुनाव की बात करें तो चुनाव जो हुआ जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अब इसके जब परिणाम आए तो 296 सीटों में 208 सीटें ब्रिटिश ने जीत लिया और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्य ने 15 सीटें मिली। तो इस तरीके से सीटें जीती थी। देसी रियासतों की जो 93 सीटें थी, देसी रियासतें नहीं भर पाई क्योंकि देसी रियासतें संविधान सभा के खिलाफ हो गई थी। अब संविधान निर्माण की कार्यप्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और वो सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब ये वरिष्ठ व्यक्ति थे तो ऐसा कहाँ से देख के बनाया गया, क्योंकि फ्रांस भी जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे भी वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था जब वहाँ की संविधान को बनाया जा रहा था। उसी का देख के यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। अब पहली जब बैठक हुई तो उसमें 211 सदस्य ही शामिल हो पाए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था उस टाइम पे, इसलिए ये शामिल नहीं हुआ। इसलिए इसने संविधान सभा का बहिष्कार तरीके से किया। अब यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष की बात करें, इनको जो बनाया गया था, इनको अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगर स्थायी अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया गया था। देखिए, इनका नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया गया था। पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, दूसरे उपाध्यक्ष जो थे VT कृष्णमाचारी जी थे। नेक्स्ट हम लोग देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान कैसा होगा, इस संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था कि हमारा संविधान के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिए, संविधान सभा में कुछ उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बातें जो थी कि उसने बोला कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी। स्वतंत्र संप्रभु का मतलब कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा। इसका मतलब भारत अपने फैसले खुद लेगा, विदेशी दबाव भारत में नहीं पड़ेगा। संप्रभु का मतलब यही होता है। और दूसरे नंबर पे ये था कि ब्रिटिश भारत भारतीय राज्यों में शामिल, भारत से बाहर। देखिए, भारत ब्रिटिश भारत या फिर भारतीय राज्यों में शामिल या फिर भारत के बाहर जिस क्षेत्र को भारत में शामिल होना है वो सब भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। भारतीय संघ का मतलब यूनियन के हिस्सा होंगे। यूनियन का मतलब अगर एक बार शामिल हो गए तो उसके बाद फिर हट नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा था। अब आगे अगर हम लोग तीसरे पॉइंट में देखें तो सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी। सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी, क्योंकि भारत की जनता के वोट से ही चुन के वो लोग जाएंगे, इसलिए सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी। अब भारत के सभी लोग न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता और विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिक की स्थापना होगी। तो ये मतलब प्रस्ताव था कि मतलब लोगों को यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता वगैरह दी जाएगी। अल्पसंख्यक अगर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्रों के लोग हैं तो उनको पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाया जाएगा।
उसके बाद इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं स्थान दिलाया जाएगा। अब प्रस्ताव जो है, ये वाला जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1946 को। और 22 जनवरी 1946 को जैसे ही इसको स्वीकार किया गया, तो स्वीकार करने के बाद इसी को प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। तो ये थी उद्देश्य प्रस्ताव की बात। अब देखिए स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन कैसे हुआ। तो देखिए अगर 3 जून 1947 को बात करें तो एक माउंटबेटन आए थे यहाँ पे, और भारत और पाकिस्तान की अलग अलग मांग को स्वीकार करने के लिए आए थे, ये को अलग करने आए थे। अब यहाँ पे देखिए सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय मतलब सभा पे भी किसी का दबाव को एकदम ख़त्म कर दिया गया, कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों के अनुसार सभा में लोग काम करें, नहीं, उसके ऊपर से भी संप्रभु उनको भी निकाय बना दिया गया था, उसके ऊपर से भी दबाव हटा दिया गया था। संविधान सभा जो थी एक विधायिका भी थी। संविधान सभा एक विधायिका की तरह भी काम कर रही थी, मतलब कानून बनाने का भी काम कर रही थी संविधान सभा। अब देखिए अगर संविधान बनाने के समय में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन जाते थे, और जब आम कानून बनाना होता था तो जीवी मावलंकर को अध्यक्ष बना दिया जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 अध्यक्ष उसके बनाए जाते थे। जब कभी भी संविधान बनाना होता था तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन जाते थे, आम कानून लागू करना होता था तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर बन जाते थे। पाकिस्तान अलग होने पर देखिए 389 सीटें थी, पाकिस्तान जब अलग हो गया तो 299 ही सीटें बची। 299 सीटें बची तो 229 भारतीय प्रांत की और 70 देशी रियासतों की। पहले भारतीय प्रांतों में 296 सीटें थी और देशी रियासतों में 93 थी। तो ये आंकड़े थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें देखिए याद करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें हम लोग समझ नहीं सकते क्योंकि। अब देखिए यहाँ पे आगे की बात देख लेते हैं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल भारत सदस्य का सत्यापन हुआ। राष्ट्रमंडल सदस्य भारत बना और उसका सत्यापन किया गया मई 1949 में। ये सब डेट एकदम याद करने वाली बात है, फैक्ट्स हैं सारे के सारे, और ये प्रिलिमिनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके। देखिए अब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 24 जनवरी 1950 को देखिए 3 चीज़ों को अपनाया गया। एक तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये तीनों चीज़ 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब देखिए जो संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, और टोटल 11 बैठक हुई। ये बैठक वाला सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। 11 टोटल बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण के लिए। 60 देशों से संविधान को लिया गया है अपने यहाँ, और 114 दिन लगे थे। प्रारूप पर विचार 114 दिन के लिए किया गया था, और टोटल खर्चा जो हुआ था 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था इस संविधान को बनाने में। 24 जनवरी 1950 का वो समय था जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक देखिए 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला जो देखिए प्रारूप समिति, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर समिति कोई थी संविधान निर्माण में तो वो प्रारूप समिति ही थी, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसका गठन अगस्त 1947 में किया गया। इसके देखिए 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें इनके सबके नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर N गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अंबेडकर जी का तो नाम याद ही रहेगा आपको, अयंगर अय्यर। देखिए अयंगर अय्यर, दोनों का नाम अ से है, अयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला। देखिए 2 का नाम याद करिए, अयंगर अय्यर, बस इनके पीछे वाले नाम याद कर लीजिए, अयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला। याद हो गया 4, अयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला। उसके बाद देखिए N माधव राव थे पहले, लेकिन BL मित्रा की जगह इन्होंने ले लिया था जब इनका BL मित्रा जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तो N माधव राव, TT कृष्णमाचारी, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी। याद हो गया मुझे लगता है। 1948 में देखिए DP खेतान की मृत्यु हो गई, इसके बाद इनको TT कृष्णमाचारी को बनाया गया। बस ये 2 आपको याद रखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। देखिए 2 करके, एक तो BR अम्बेडकर का नाम आपको याद ही होगा, इन दोनों का नाम एक साथ याद कर लीजिए। अयंगर अय्यर हो गया, मुंशी सादुल्ला एक साथ याद कर लीजिए, मुंशी सादुल्ला, उसके बाद इनको एक साथ याद कर लीजिए, मुंशी सादुल्ला। देखिए
अगर आपको वैसे याद करना है तो देखिए म से मुंशी और यहाँ से याद कर लीजिए मोहम्मद सादुल्ला, ये दोनों एक जैसे हो गए। और यहाँ पे देखिए एन माधवराव टीटी कृष्णमाचारी, इनको आप अलग अलग याद कर लीजिएगा। ये भी याद रखना है कि बीएल मित्रा की जगह पे एन माधवराव बने हैं, टीटी कृष्णमाचारी की जगह डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी बने हैं। तो ये पूरा टॉपिक याद हो गया होगा मुझे लगता है। अब देखिए पहला प्रारूप जो है फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया, 8 माह तक इस पर चर्चा हुई। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया, 141 इसमें बैठकें हुई। अब संविधान का प्रभाव में आना, संविधान देखिए प्रभाव में कैसे आया और कब आया। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा जो अंतिम प्रस्ताव था वो 14 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। इस पे 5 दिनों तक चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 को संविधान पर दूसरी बार विचार किया गया। अब इसमें खंडवार चर्चा हुई, खंड बाई खंड चर्चा किया गया। 19 नवंबर 1939 तक चला और इसमें 7,653 संशोधन प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। 14 नवंबर 1939 को तीसरी बार विचार बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया और 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। संविधान को पारित घोषित कर दिया गया। अब इसमें देखिए 299 सदस्य टोटल थे, लेकिन उपस्थित उस समय 284 ही सदस्य हो पाए थे। इसीलिए 284 सदस्यों का ही साइन आपको देखने के लिए मिलेगा संविधान के ऊपर। मूल संविधान की अगर बात करें तो उसमें प्रस्तावना भी था, 395 अनुच्छेद भी थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इनको भी ध्यान रखना है मूल संविधान में कितने थे। अब संविधान का अगर प्रवर्तन की बात किया जाए तो देखिए संविधान के कुछ अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे 1947 में ही। जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसी समय लागू हो गए थे। देखिए जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 ये सारे जो थे वो स्वतः लागू हो गए थे। इनको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसे ही मैंने लिख दिया है। लेकिन कुछ प्रावधान जो थे वो बचे हुए थे, जिनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जब गणतंत्रता दिवस मनाया गया। अब यहाँ से संविधान की शुरुआत हुई। 26 जनवरी 1930 को, देखिए 26 जनवरी को ही क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे भी रीज़न था। रीज़न ये था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और ये बात उसी समय डिसाइड कर ली गई थी कि देश जब स्वतंत्र होगा तो 26 जनवरी वाले डेट को ही हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसलिए ये ऐसा किया गया था। अब 1947 का वो समय था जब ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे द एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुडिशियल एक्ट 1949 लागू रहा। ठीक है, ये वाला लागू रहा, बाकी उसको हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई जिसमें टोटल 8 सदस्य थे। अब ये देखिए ये समिति क्यों बनाई गई थी, क्योंकि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने हेतु ये समिति बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू थे, एम आसफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी सेठ थे, डी आर गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, के संथानम थे। तो देखिए इनका तो नाम याद रहेगा, अयंगर का, मुंशी का और हाँ बस इनका नाम याद रखिएगा, बाकी सब देख लीजिएगा एक बार। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रहेगा, आसफ अली, के टी सेठ, गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। वैसे ये पूछता नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को शामिल किया गया। इसमें देखिए 2 बैठकें हुई। एक बैठक जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई, दूसरी बैठक अगस्त को बम्बई में हुई। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की बैठक, ये मसौदा तैयार करने के लिए इनकी हुई थी। अब देखिए ऑस्टिन ने कहा है कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया, ये ऑस्टिन जी का कहना है। तो ये जो शब्द हैं इनको याद रखिएगा कि किसने कहा है। अब आवश्यक तथ्य देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है इसमें जिनको हमें याद करना पड़ेगा। संविधान सभा में हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के जो सचिव थे एच.वी.आर. अयंगर को बनाया गया। मुख्य प्रारूप मतलब चीफ ड्राफ्टमैन जो थे एल.एन. मुखर्जी जी को बनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादे जो थे वो सुलेखक थे मूल संविधान के।
मतलब कि उन्होंने खुद अपने हाथों से संविधान को थोड़ा लिखा था, वो भी इटैलिक भाषा में, मतलब कि इटैलिक का मतलब ऐसे टेढ़ा लिखा था उन्होंने, और हस्तलिखित था, ये ध्यान रखिएगा, इटैलिक भाषा में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें 2 प्रमुख कलाकारों के नाम याद रखने हैं। नंदलाल बोस एक थे, एक ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा जी थे। अब मूल प्रस्तावना की बात करें तो मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने हस्तलिखित किया था, हाथ से अपने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने। ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसकी ज्यामितीय सजावट की गई थी। मूल संविधान जो है हिंदी संस्करण का सुल्लेखन बसंत कृष्ण वेद ने सजावट किया और नंदलाल बोस ने किया। संविधान का हिंदी पाठ जो है वो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा भाग 22 में आर्टिकल 394 क में रखा गया। हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के लिए ये वाला आर्टिकल बनाया गया। अब अगला देखिए, संविधान की बहुत लोगों ने संविधान सभा की आलोचना भी की। देखिए, संविधान सभा को कांग्रेस का प्रभुत्व कहा, कुछ लोगों ने प्रतिनिधि निकाय नहीं थी ये कहा, कुछ लोगों ने कहा संप्रभुता का अभाव था, कुछ लोगों ने समय की बर्बादी कहा, कुछ लोगों ने वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व बताया, कुछ लोगों ने हिंदुओं का प्रभुत्व बताया, और हिंदुओं का निकाय जो है लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था भारत में एक समुदाय का प्रभुत्व है, ये चर्चिल ने कहा था। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो लाइक शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन किए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से जाइए उसको ज्वाइन करिए और PDF लीजिए। नोट्स आपको बनाने की दिक्कत नहीं है, इसको प्रिंट आउट करिए, बार बार पढ़िए और आप देखिए परीक्षा में कैसे सफल होते हैं।